चैप्टर 21 फैसला। हम एक चमकदार रोशनी वाले साधारण हॉलवे में थे। दीवारें ऑफ वाइट थीं, फर्श पर औद्योगिक ग्रे रंग का कालीन बिछा हुआ था। आम आयताकार फ्लोरोसेंट लाइटें छत के साथ समान रूप से फैली हुई थीं। यहाँ गर्मी थी, जिसके लिए मैं आभारी था। भयावह पत्थर के सीवरों की उदासी के बाद ये हॉल बहुत सौम्य लग रहा था। एडवर्ड मेरे आकलन से सहमत नहीं था। वो लंबे गलियारे से नीचे की ओर, लिफ्ट के पास खड़ी, काले रंग की पतली सी आकृति की ओर घूरता रहा। उसने मुझे खींच लिया और एलिस मेरे दूसरी तरफ चली गई। भारी दरवाज़ा हमारे पीछे बंद हो गया और फिर एक बोल्ट के अंदर घुसने की आवाज़ आई। जेन लिफ्ट के पास इंतजार कर रही थी, एक हाथ से उसने दरवाज़ा खुला रखा हुआ था। उसके चेहरे पर उदासीनता थी। लिफ्ट के अंदर जाने के बाद वोल्टूरी के 3 पिशाच और भी अधिक शांत हो गए। उन्होंने अपने लबादे पीछे फेंक दिए और हुड को अपने कंधों पर वापस गिरने दिया। फेलिक्स और डेमेट्री दोनों ही थोड़े जैतून के रंग के थे, जो उनके चाक जैसे पीलेपन के साथ मिलकर अजीब लग रहा था। फेलिक्स के काले बाल छोटे कटे हुए थे, लेकिन डेमेट्री के बाल उसके कंधों तक लहरा रहे थे। उनकी पुतलियों के किनारों पर गहरे लाल रंग के थे, जो पुतलियों के आसपास काले होने तक काले होते चले गए। कफन के नीचे उनके कपड़े आधुनिक, हल्के और अस्पष्ट थे। मैं कोने में दुबक गई, एडवर्ड से लिपट गई। उसका हाथ अभी भी मेरी बांह से रगड़ रहा था। उसने कभी भी जेन से अपनी नज़र नहीं हटाई। लिफ्ट की सवारी छोटी थी। हम बाहर निकलकर एक आलीशान ऑफिस रिसेप्शन एरिया में पहुंचे। दीवारें लकड़ी से बनी थीं, फर्श पर मोटे, गहरे हरे रंग के कालीन बिछे थे। वहाँ कोई खिड़कियाँ नहीं थीं, लेकिन टस्कन ग्रामीण इलाकों की बड़ी, चमकीली पेंटिंग हर जगह जगह पर लटकी हुई थीं। हल्के चमड़े के सोफे आरामदायक समूहों में व्यवस्थित थे और चमकदार टेबल पर चमकीले रंग के गुलदस्ते से भरे क्रिस्टल फूलदान रखे हुए थे। फूलों की महक ने मुझे अंतिम संस्कार गृह की याद दिला दी। कमरे के बीच में एक ऊंचा, पॉलिश किया हुआ महोगनी का काउंटर था। मैं उसके पीछे खड़ी महिला को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। वह लंबी थी, उसकी त्वचा काली और आंखें हरी थीं। वो किसी और कंपनी में बहुत सुंदर होती, लेकिन यहाँ नहीं, क्योंकि वह भी मेरी तरह ही इंसान थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह इंसानी महिला यहाँ क्या कर रही थी, पूरी तरह से सहज, पिशाचों से घिरी हुई। वह विनम्रता से मुस्कुराए और उसका स्वागत किया। गुड आफ्टरनून, जेन, उसने कहा। जेन के साथ की कंपनी को देखते हुए उसके चेहरे पर कोई आश्चर्य नहीं था। एडवर्ड नहीं, जिसकी नंगी छाती सफ़ेद रोशनी में मंद मंद चमक रही थी, या मैं भी नहीं, जो अस्त व्यस्त और तुलनात्मक रूप से भयानक थी। जेन ने सिर हिलाया। जियाना। वो कमरे के पीछे दोहरे दरवाज़ों की ओर बढ़ी और हम भी उसके पीछे चले गए। जैसे ही फेलिक्स डेस्क के पास से गुजरा, उसने गियाना को आंख मारी और वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। लकड़ी के दरवाज़ों के दूसरी तरफ एक अलग तरह का स्वागत समारोह था। मोती जैसे भूरे रंग के सूट में पीला लड़का जेन का जुड़वां भाई हो सकता था। उसके बाल गहरे रंग के थे और उसके होंठ उतने भरे हुए नहीं थे, लेकिन वह उतना ही प्यारा था। वह हमसे मिलने के लिए आगे आया। वह मुस्कुराया और उसकी ओर बढ़ा। जेन, एलेक, उसने लड़के को गले लगाते हुए जवाब दिया। उन्होंने एक दूसरे के गालों को दोनों तरफ से चूमा। फिर उसने हमारी तरफ देखा। वे आपको एक के लिए भेजते हैं और आप 2 और देर के साथ वापस आते हैं, उन्होंने मेरी ओर देखते हुए कहा। अच्छा काम। वह हंसी, उसकी ध्वनि एक बच्चे की किलकारी की तरह खुशी से चमक उठी। आपका स्वागत है, एडवर्ड, एलेक्स ने उसका अभिवादन किया। आप बेहतर मूड में लग रहे हैं। थोड़ा बहुत, एडवर्ड ने सपाट आवाज में सहमति जताई। मैंने एडवर्ड के कठोर चेहरे पर नजर डाली और सोचा कि उसका मूड पहले इतना उदास कैसे हो सकता था। एलेक्स ने हंसते हुए मुझे देखा, जबकि मैं एडवर्ड के बगल में चिपकी हुई थी। और यह सारी परेशानी का कारण है? उसने संदेह से पूछा। एडवर्ड सिर्फ मुस्कुराया, उसके चेहरे पर तिरस्कार भरा भाव था। फिर वह स्तब्ध रह गया। डिब्स, फेलिक्स ने पीछे से लापरवाही से पुकारा। एडवर्ड मुड़ा, उसकी छाती में एक धीमी सी झुंझलाहट पैदा हो रही थी।
फेलिक्स मुस्कुराया, उसका हाथ ऊपर उठा हुआ था, हथेली ऊपर की ओर। उसने अपनी उंगलियां 2 बार मोड़ी, एडवर्ड को आगे आने का निमंत्रण दिया। एलिस ने एडवर्ड की बांह को छुआ और उसे सावधान करते हुए कहा, धैर्य रखो। उन्होंने एक दूसरे को बहुत देर तक देखा और मैं चाहता था कि मैं सुन पाऊं कि वह उससे क्या कह रही थी। मुझे लगा कि यह फेलिक्स पर हमला न करने से जुड़ा हुआ था, क्योंकि एडवर्ड ने एक गहरी सांस ली और एलेक्स की ओर मुड़ गया। इरो तुम्हें दोबारा देखकर बहुत खुश होगी, एलेक्स ने कहा, जैसे कुछ भी बात नहीं हुई हो। चलो उसे इंतजार न करवाएं, जेन ने सुझाव दिया। एडवर्ड ने एक बार सिर हिलाया। एलेक्स और जेन एक दूसरे का हाथ थामे हुए हमें एक और विस्तृत, अलंकृत हॉल की ओर ले गए। क्या इसका कभी अंत होगा? उन्होंने हॉल के अंत में लगे दरवाजों को अनदेखा कर दिया। पूरी तरह से सोने से मढ़े हुए दरवाजे हॉल के बीच में ही रुक गए और पैनलिंग के एक टुकड़े को हटाकर एक सादा लकड़ी का दरवाजा सामने आ गया। ये बंद नहीं था। एलेक्स ने इसे जेन के लिए खुला रखा। जब एडवर्ड ने मुझे दरवाजे के दूसरी तरफ खींच लिया तो मैं कराहना चाहता था। ये वही पुराना पत्थर था जिस पर चौक, गली और सीवर थे, और यह फिर से अंधेरा और ठंडा था। पत्थर का बना हुआ बरामदा बड़ा नहीं था। ये जल्दी ही एक चमकीले, गुफानुमा कमरे में खुलता था, जो एक विशाल महल के बुर्ज की तरह बिल्कुल गोल था, जो शायद बिल्कुल वैसा ही था। 2 मंजिल ऊपर, लंबी खिड़कियों की दरारों से नीचे पत्थर के फर्श पर चमकदार धूप की पतली आयताकार किरणें आती थीं। कोई कृत्रिम रोशनी नहीं थी। कमरे में एकमात्र फर्नीचर कई विशाल लकड़ी की कुर्सियां थीं, जो सिंहासन की तरह थीं, जो असमान रूप से घुमावदार पत्थर की दीवारों के साथ समतल जगह पर रखी गई थीं। सर्कल के बिल्कुल बीच में, एक छोटे से गड्ढे में, एक और नाली थी। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या वे इसे सड़क के छेद की तरह निकास के रूप में इस्तेमाल करते थे। कमरा खाली नहीं था। मुट्ठी भर लोग आराम से बातचीत कर रहे थे। धीमी, मधुर आवाज़ों की बड़बड़ाहट हवा में एक सौम्य गुनगुनाहट थी। जैसा कि मैंने देखा, गर्मियों के कपड़े पहने 2 गोरी महिलाएं प्रकाश के एक टुकड़े में रुक गईं, और प्रिज्म की तरह उनकी त्वचा सियना दीवारों के खिलाफ इंद्रधनुषी चमक में प्रकाश फेंक रही थी। कमरे में प्रवेश करते ही सभी सुंदर चेहरे हमारी पार्टी की ओर मुड़ गए। अधिकांश अमर लोग अगोचर पैंट और शर्ट पहने हुए थे, ऐसी चीजें जो नीचे की सड़कों पर बिल्कुल भी नहीं दिखेंगी। लेकिन सबसे पहले बोलने वाले व्यक्ति ने एक लंबा लबादा पहना हुआ था। ये बिल्कुल काला था और फर्श से टकरा रहा था। एक पल के लिए मुझे लगा कि उसके लंबे, जेट काले बाल उसके लबादे का हुड थे। जेन प्रिया, तुम वापस आ गई हो, वह स्पष्ट प्रसन्नता में चिल्लाया। उसकी आवाज़ बस एक हल्की आह थी। वह आगे की ओर बढ़ा, और उसकी हरकतें इतनी अलौकिक सुंदरता के साथ बह रही थीं कि मैं दंग रह गया। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। यहाँ तक कि एलिस, जिसकी हर हरकत नृत्य की तरह लग रही थी, उसकी तुलना नहीं की जा सकती थी। मैं और भी हैरान हो गया जब वह तैरकर हमारे करीब आया और मैं उसका चेहरा देख सकता था। यह उसके आसपास के अस्वाभाविक रूप से आकर्षक चेहरों जैसा नहीं था, क्योंकि वह अकेले हमारे पास नहीं आया था। पूरा समूह उसके चारों ओर इकट्ठा हो गया था। कुछ उसके पीछे चल रहे थे और कुछ उसके आगे अंगरक्षकों की तरह सतर्क तरीके से चल रहे थे। मैं तय नहीं कर पाया कि उसका चेहरा सुंदर था या नहीं। मुझे लगता है कि उसकी विशेषताएं एकदम सही थीं, लेकिन वह अपने बगल में मौजूद पिशाचों से उतना ही अलग था जितना कि वे मुझसे। उसकी त्वचा प्याज की खाल की तरह पारदर्शी रूप से सफ़ेद थी, और यह उतनी ही नाजुक लग रही थी जितनी कि उसके चेहरे पर लंबे काले बालों के साथ चौंकाने वाली विपरीतता में थी। मुझे उसके गाल को छूने की एक अजीब, भयावह इच्छा महसूस हुई, ये देखने के लिए कि क्या यह एडवर्ड या एलिस की तुलना में नरम है, या यह पाउडर जैसा है, चाक की तरह। उसकी आंखें लाल थीं, उसके आसपास के अन्य लोगों की तरह, लेकिन रंग धुंधला, दूधिया था। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या उसकी दृष्टि धुंध से प्रभावित हुई थी। वह जेन के पास गया, उसके चेहरे को अपने कागजी हाथों में लिया, उसके भरे हुए होठों पर हल्के से चूमा, और फिर एक कदम पीछे हट गया। हाँ, मास्टर, जेन मुस्कुराई। उसके चेहरे पर एक देवदूत जैसी बच्ची की मुस्कान थी। मैंने उसे जिंदा वापस ला दिया,
ठीक वैसे ही जैसे आपने चाहा था। आह जेन, वह भी मुस्कुराया। तुम मेरे लिए बहुत बड़ी सांत्वना हो। उसने अपनी धुंधली आंखें हमारी ओर घुमाईं और उसकी मुस्कान चमक उठी। और एलिस और बेला भी। उसने खुशी से अपने पतले हाथों को ताली बजाते हुए कहा, यह एक सुखद आश्चर्य है। अद्भुत। मैं हैरानी से देखता रह गया जब उन्होंने अनौपचारिक रूप से हमारे नाम पुकारे, जैसे कि हम पुराने मित्र हों जो अप्रत्याशित रूप से मिलने आए हों। वो हमारे विशालकाय अनुरक्षक की ओर मुड़ा। फेलिक्स, थोड़ा प्यार से मेरे भाइयों को हमारी कंपनी के बारे में बताओ। मुझे यकीन है कि वे इसे मिस नहीं करना चाहेंगे। हाँ, गुरुजी। फेलिक्स ने सिर हिलाया और जिस रास्ते से हम आए थे, उसी रास्ते से वापस गायब हो गया। देखा, एडवर्ड। अजीब पिशाच मुड़ा और एडवर्ड की तरफ एक स्नेही लेकिन डांटने वाले दादा की तरह मुस्कुराया। मैंने तुमसे क्या कहा? क्या तुम खुश नहीं हो कि मैंने तुम्हें कल जो चाहिए था वो नहीं दिया? हाँ, एरो, मैं हूँ। उसने सहमति जताते हुए अपनी बाँह मेरी कमर पर कस ली। मुझे सुखद अंत पसंद है। एरो ने आह भरी। ऐसे अंत बहुत कम होते हैं। लेकिन मुझे पूरी कहानी चाहिए। ये कैसे हुआ, एलिस? उसने उत्सुकता भरी, धुंधली आंखों से एलिस को देखा। तुम्हारा भाई तुम्हें अचूक समझता था, लेकिन जाहिर है कि कुछ गलती हुई थी। ओह, मैं अचूक नहीं हूँ। उसने एक चमकदार मुस्कान बिखेरी। वह पूरी तरह से सहज दिख रही थी, सिवाय इसके कि उसके हाथ छोटी छोटी मुट्ठियों में बंधे हुए थे। जैसा कि आप आज देख सकते हैं, मैं जितनी बार समस्याओं का समाधान करती हूँ, उतनी ही बार समस्याएं भी पैदा करती हूँ। तुम बहुत विनम्र हो, इरो ने डांटा। मैंने तुम्हारे कुछ और भी अद्भुत कारनामे देखे हैं, और मुझे स्वीकार करना चाहिए कि मैंने तुम्हारी प्रतिभा जैसी कोई चीज़ पहले कभी नहीं देखी। अद्भुत। एलिस ने एडवर्ड की ओर एक नज़र डाली। इरो ने उसे नहीं छोड़ा। मुझे खेद है, हमारा परिचय ठीक से नहीं हुआ है न? ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें पहले से ही जानता हूँ, और मैं खुद से आगे निकल जाता हूँ। तुम्हारे भाई ने कल हमारा परिचय कराया, एक अजीबोगरीब तरीके से। तुम देखो, मैं तुम्हारे भाई की कुछ प्रतिभाओं को साझा करता हूँ, केवल मैं एक तरह से सीमित हूँ जो वह नहीं है। इरो ने अपना सिर हिलाया, उसकी आवाज़ ईर्ष्यापूर्ण थी। और यह बहुत ज्यादा शक्तिशाली भी है, एडवर्ड ने रूखेपन से कहा। उसने एलिस की ओर देखा और तेजी से समझाया। इरो को आपके विचारों को सुनने के लिए शारीरिक संपर्क की जरूरत है, लेकिन वह मुझसे कहीं ज्यादा सुनता है। तुम्हें पता है कि मैं सिर्फ वही सुन सकता हूँ जो उस समय तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। इरो तुम्हारे दिमाग में आए हर विचार को सुनता है। एलिस ने अपनी नाजुक भौहें उठाईं और एडवर्ड ने अपना सिर झुकाया। आरो को ये भी याद नहीं आया, लेकिन दूर से सुनने में सक्षम होना। इरो ने उन दोनों की ओर इशारा करते हुए और अभी अभी हुई बातचीत की ओर इशारा करते हुए आह भरी। ये बहुत सुविधाजनक होगा। इरो ने हमारे कंधों पर नजर डाली। बाकी सभी लोगों के सिर उसी दिशा में मुड़े, जिनमें जेन, एलिक और डेमेट्री भी शामिल थे, जो हमारे बगल में चुपचाप खड़े थे। मैं सबसे धीमी गति से मुड़ा। फेलिक्स पीछे था, और उसके पीछे दो और काले कपड़े पहने हुए आदमी तैर रहे थे। दोनों ही एरो जैसे ही दिख रहे थे, एक के बाल भी वैसे ही काले थे। दूसरे के बाल बर्फ जैसे सफ़ेद थे, उसके चेहरे के रंग के समान जो उसके कंधों से टकरा रहे थे। उनके चेहरों पर एक जैसी, कागज़ जैसी पतली त्वचा थी। कार्लिस्ले की पेंटिंग की तिकड़ी पूरी थी, तथा पिछले 300 वर्षों से इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। मार्कस, कायस, देखो! ईगो ने चिल्लाया। बेला आखिरकार जिंदा है, और एलिस उसके साथ यहाँ है। क्या यह अद्भुत नहीं है? बाकी दोनों में से कोई भी ऐसा नहीं लग रहा था मानो अद्भुत शब्द ही उनके लिए पहली पसंद होंगे। काले बालों वाला आदमी पूरी तरह से ऊब गया लग रहा था, जैसे उसने एरो के उत्साह की कई सहस्राब्दियां देखी हों। बर्फीले बालों के नीचे दूसरे की छूत खट्टी हो रही थी। उनकी रुचि की कमी ने एरो के आनंद को कम नहीं किया। चलो कहानी सुनते हैं, एरो ने अपनी पंखदार आवाज में लगभग गाया। सफ़ेद बालों वाला प्राचीन पिशाच दूर चला गया, लकड़ी के सिंहासनों में से एक की ओर सरकता हुआ। दूसरा एरो के पास रुका, और उसने अपना हाथ बढ़ाया,
पहले तो मैंने सोचा कि एरो का हाथ थाम लूं, लेकिन उसने एरो की हथेली को सिर्फ थोड़ा सा छुआ और फिर अपना हाथ उसकी बगल में गिरा दिया। एरो ने एक काली भौं उठाई। मुझे आश्चर्य हुआ कि इस प्रयास में उसकी कागजी त्वचा कैसे नहीं सिकुड़ी। एडवर्ड ने बहुत धीरे से खर्राटे लिए और एलिस ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। धन्यवाद मार्कस, एरो ने कहा। ये काफी दिलचस्प है। मुझे एक सेकंड देर से एहसास हुआ कि मार्कस एरो को अपने विचार बता रहा था। मार्कस को कोई दिलचस्पी नहीं दिखी। वो एरो से दूर चला गया और दीवार के सहारे बैठे उस व्यक्ति के पास चला गया जो शायद कयस था। उपस्थित पिशाचों में से 2 चुपचाप उसके पीछे पीछे चले गए अंगरक्षक, जैसा कि मैंने पहले सोचा था। मैं देख सकता था कि सनड्रेस पहने 2 महिलाएं उसी तरह कयस के पास खड़ी हो गई थीं। किसी भी पिशाच को रक्षक की आवश्यकता होने का विचार मेरे लिए थोड़ा हास्यास्पद था, लेकिन शायद प्राचीन पिशाच उतने ही कमजोर थे जितना कि उनकी त्वचा से पता चलता था। एरो अपना सिर हिला रहा था। अद्भुत, उसने कहा। बिल्कुल आश्चर्यजनक। एलिस के चेहरे पर निराशा थी। एडवर्ड ने उसकी ओर मुड़कर फिर से तेज, धीमी आवाज में समझाया। मार्कस रिश्तों को देखता है। वो हमारे रिश्तों की प्रगाढ़ता से हैरान है। एरो मुस्कुराया। बहुत सुविधाजनक, उसने खुद से दोहराया। फिर उसने हमसे बात की। मार्कस को आश्चर्यचकित करने के लिए काफी कुछ करना पड़ता है, मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ। मैंने मार्कस के मृत चेहरे को देखा और मुझे इस बात पर विश्वास हो गया। ये समझना अभी भी बहुत मुश्किल है, एरो ने एडवर्ड की बांह को मेरे चारों ओर लपेटते हुए सोचा। एरो की अव्यवस्थित सोच को समझ पाना मेरे लिए मुश्किल था। मैं उसके साथ तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष कर रहा था। तुम उसके इतने करीब कैसे खड़े हो सकते हो? ये बिना प्रयास के नहीं है, एडवर्ड ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया। लेकिन फिर भी ला तुआ कैंटांटे, क्या बर्बादी है? एडवर्ड ने एक बार बिना किसी हास्य के ठहाका लगाया। मैं इसे एक कीमत के रूप में देखता हूँ। एरो को संदेह हुआ, बहुत ऊंची कीमत है। अवसर लागत। एरो हंसा। अगर मैंने तुम्हारी यादों के जरिए उसकी खुशबू नहीं महसूस की होती, तो मुझे यकीन ही नहीं होता कि किसी के खून की पुकार इतनी मजबूत हो सकती है। मैंने खुद कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं किया। हम में से ज्यादातर लोग ऐसा ही महसूस करेंगे। ऐसे उपहार के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, और फिर भी आप इसे बर्बाद करो, एडवर्ड ने कहा। अब उसकी आवाज व्यंग्यात्मक थी। एरो फिर से हंसा। आह, मुझे अपने दोस्त कार्लिसले की कितनी याद आती है। तुम मुझे उसकी याद दिलाते हो, बस वह इतना गुस्सा नहीं था। कार्लिसले कई अन्य तरीकों से भी मुझसे बेहतर है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कार्लिसले सभी चीजों पर आत्मनियंत्रण के मामले में सर्वश्रेष्ठ होगा, लेकिन आपने उसे शर्मिंदा कर दिया। शायद ही। एडवर्ड अधीर लग रहा था, मानो वह प्रारंभिक बातों से थक गया हो। इससे मेरा डर और बढ़ गया। मैं ये कल्पना करने से खुद को नहीं रोक पाया कि उसे आगे क्या होने वाला है। मैं उसकी सफलता से बहुत खुश हूँ, एरो ने सोचा। उसके बारे में आपकी यादें मेरे लिए एक उपहार हैं, हालांकि वे मुझे बहुत आश्चर्यचकित करती हैं। मैं इस बात से हैरान हूँ कि उसने जो अपरंपरागत रास्ता चुना है, उसमें उसकी सफलता मुझे कितनी खुश करती है। मुझे उम्मीद थी कि वो समय के साथ कमजोर हो जाएगा। मैंने उसकी योजना का मजाक उड़ाया था कि वह ऐसे लोगों को खोजेगा जो उसके अनोखे दृष्टिकोण को साझा करेंगे। फिर भी, किसी तरह, मैं गलत साबित होने में खुश हूँ। एडवर्ड ने कोई उत्तर नहीं दिया। लेकिन तुम्हारा संयम, एरो ने आह भरी। मुझे नहीं पता था कि ऐसी ताकत संभव है। ऐसी भयावह आवाज के खिलाफ खुद को तैयार करना, सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बार बार। अगर मैंने खुद इसे महसूस न किया होता, तो मैं यकीन नहीं करता। एडवर्ड ने बिना किसी भाव के एरो की प्रशंसा को देखा। मैं उसके चेहरे को अच्छी तरह से पहचानता था, लेकिन समय ने उसे इतना नहीं बदला था कि मैं यह अनुमान लगा सकूं कि सतह के नीचे कुछ उबल रहा है। मैंने अपनी सांस को संतुलित रखने के लिए संघर्ष किया, बस ये याद करके कि वह तुम्हें कितनी आकर्षित करती है। एरो ने हंसते हुए कहा, इससे मुझे प्यास लगती है। एडवर्ड तनावग्रस्त हो गया। परेशान मत हो, एरो ने उसे आश्वस्त किया, मेरा उसे कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं है।
लेकिन मैं एक खास बात के बारे में बहुत उत्सुक हूँ। उसने मेरी तरफ दिलचस्पी से देखा। क्या मैं? उसने उत्सुकता से एक हाथ उठाते हुए पूछा। अस्कर, एडवर्ड ने सपाट आवाज में सुझाव दिया। बेशक, मैं कितना असभ्य हूँ, इरो ने कहा। बेला, उसने अब सीधे मुझसे बात की। मैं इस बात से रोमांचित हूँ कि एडवर्ड की प्रभावशाली प्रतिभा के लिए तुम एक अपवाद हो, जो इतनी दिलचस्प बात है कि ऐसा होना चाहिए। और मैं सोच रहा था, चूंकि हमारी प्रतिभाएं कई मायनों में समान हैं, क्या तुम इतनी कृपा करोगी कि मुझे ये देखने की अनुमति दोगी कि क्या तुम भी मेरे लिए अपवाद हो? मेरी आंखें डर के मारे एडवर्ड के चेहरे पर चमक उठीं। इरो की स्पष्ट विनम्रता के बावजूद मुझे विश्वास नहीं था कि मेरे पास वास्तव में कोई विकल्प था। मैं उसे मुझे छूने की अनुमति देने के विचार से भयभीत था और फिर भी उसकी अजीब त्वचा को महसूस करने के अवसर से विकृत रूप से उत्सुक। एडवर्ड ने प्रोत्साहन में सिर हिलाया, या तो इसलिए कि उसे यकीन था कि एरो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, या इसलिए कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मैं नहीं बता सकती। मैं एरो की ओर मुड़ा और धीरे से अपना हाथ सामने उठाया। वह कांप रहा था। वह मेरे करीब आया और मेरा मानना है कि उसका इशारा आश्वस्त करने वाला था। लेकिन उसके चेहरे के कागजी चेहरे इतने अजीब, इतने अजनबी और डरावने थे कि वह आश्वस्त करने वाला नहीं था। उसके चेहरे पर दिखने वाला भाव उसके शब्दों से ज्यादा आत्मविश्वास से भरा था। इरो ने हाथ बढ़ाया, मानो मेरा हाथ मिलाना चाहता हो, और अपनी अविकसित त्वचा को मेरी त्वचा से सटा दिया। ये कठोर था, लेकिन ग्रेनाइट की बजाय भंगुर शेल जैसा महसूस हुआ और मेरी अपेक्षा से भी अधिक ठंडा था। उसकी फिल्मी आंखें मेरी ओर देखकर मुस्कुराईं और उनसे नजर हटाना असंभव था। वे एक अजीब, अप्रिय तरीके से मंत्रमुग्ध कर देने वाली थीं। मैंने देखा कि एरो का चेहरा बदल गया। आत्मविश्वास डगमगाने लगा और पहले संदेह में बदल गया, फिर अविश्वास में, फिर उसने इसे शांत करके एक दोस्ताना मुखौटा बना लिया। ये तो बहुत दिलचस्प है, उन्होंने कहा और मेरा हाथ छोड़ दिया और पीछे चले गए। मेरी नज़रें एडवर्ड पर पड़ी और हालांकि उसका चेहरा शांत था, मुझे लगा कि वह थोड़ा आत्मसंतुष्ट लग रहा था। एरो एक विचारशील भाव के साथ बहता रहा। वह एक पल के लिए चुप रहा, उसकी आंखें हम तीनों के बीच झिलमिला रही थीं। फिर अचानक उसने अपना सिर हिला दिया। पहली बात, उसने खुद से कहा, मुझे आश्चर्य है कि क्या वह हमारी अन्य प्रतिभाओं से अछूती है। जेन, प्रिय, नहीं, एडवर्ड ने चिल्लाते हुए कहा। एलिस ने संयमित हाथ से उसका हाथ पकड़ लिया। उसने उसे झटक दिया। छोटी जेन ने एरो की ओर खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मास्टर। एडवर्ड अब सचमुच गुर्रा रहा था, उसकी आवाज़ उसके मुंह से निकल रही थी और वह एरो को बुरी नज़र से घूर रहा था। कमरे में सन्नाटा छा गया था, हर कोई उसे हैरानी से देख रहा था, मानो वह कोई शर्मनाक सामाजिक गलती कर रहा हो। मैंने देखा कि फेलिक्स उम्मीद से मुस्कुराया और एक कदम आगे बढ़ा। एरो ने एक बार उसकी तरफ देखा और वह वहीं जम गया, उसकी मुस्कुराहट एक उदास भाव में बदल गई। फिर उसने जेन से कहा, मैं सोच रहा था, प्रिय, क्या बेला तुमसे अछूती है? एडवर्ड की उग्र गर्जना के कारण मैं एरो की आवाज़ मुश्किल से सुन पा रहा था। उसने मुझे छोड़ दिया और मुझे उनकी नज़रों से छिपाने के लिए आगे बढ़ा। कयस अपने साथियों के साथ हमारी तरफ देखने के लिए आया। जेन एक आनंदमय मुस्कान के साथ हमारी ओर मुड़ी। मत करो, एलिस चिल्लाई जब एडवर्ड ने उस छोटी लड़की पर हमला किया। इससे पहले कि मैं कुछ प्रतिक्रिया कर पाती, इससे पहले कि कोई उनके बीच कूद पाता, इससे पहले कि एरो के अंगरक्षक घबरा पाते, एडवर्ड जमीन पर गिर चुका था। किसी ने उसे छुआ नहीं था, लेकिन वह पत्थर के फर्श पर स्पष्ट पीड़ा में तड़प रहा था, जबकि मैं भयभीत होकर देख रहा था। जेन अब सिर्फ उसे देखकर मुस्कुरा रही थी और सब कुछ एक साथ जुड़ गया। एलिस ने शानदार उपहारों के बारे में क्या कहा था, क्यों हर कोई जेन के साथ इतना सम्मान से पेश आता था, और क्यों एडवर्ड ने खुद को उसके रास्ते में फेंक दिया था इससे पहले कि वह मेरे साथ ऐसा कर पाती। रुको, मैंने चीखते हुए कहा, मेरी आवाज़ सन्नाटे में गूंज रही थी। मैं खुद को उनके बीच में डालने के लिए आगे कूद पड़ा, लेकिन एलिस ने अपनी बाहें मेरे चारों ओर एक अटूट पकड़ में डाल दी और मेरे संघर्षों को अनदेखा कर दिया।
एडवर्ड के होठों से कोई आवाज नहीं निकली क्योंकि वह पत्थरों से सटा हुआ था। ऐसा लगा जैसे ये सब देखने के दर्द से मेरा सिर फट जाएगा। जेन, एरो ने उसे शांत स्वर में याद किया। उसने जल्दी से ऊपर देखा, अभी भी खुशी से मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखें सवालिया थीं। जैसे ही जेन ने नजरें फेरी, एडवर्ड चुप हो गया। एरो ने अपना सिर मेरी ओर झुकाया। जेन ने अपनी मुस्कान मेरी ओर घुमाई। मैंने उसकी नजरों से नजरें भी नहीं मिलाईं। मैंने एलिस की बाहों की कैद से एडवर्ड को देखा, जो अभी भी बेमतलब संघर्ष कर रहा था। वह ठीक है, एलिस ने दबी हुई आवाज में फुसफुसाया। जैसे ही वह बोल रही थी, वह उठकर बैठ गया और फिर हल्के से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसकी आंखें मेरी आंखों से मिली और वे डर से कांप उठीं। पहले तो मुझे लगा कि वह जो कुछ भी सह रहा था, उसके कारण वह डर रहा था। लेकिन फिर उसने जल्दी से जेन की ओर देखा और फिर मेरी ओर और उसका चेहरा राहत से भर गया। मैंने जेन की तरफ भी देखा और वह अब मुस्कुराई नहीं। उसने मुझे घूर कर देखा, उसका जबड़ा उसके ध्यान की तीव्रता से सिकुड़ गया। मैं पीछे हट गया, दर्द का इंतजार करते हुए। कुछ नहीं हुआ। एडवर्ड फिर से मेरे पास था। उसने एलिस की बांह को छुआ और उसने मुझे उसके हवाले कर दिया। एरो हंसने लगा। हाँ हाँ हाँ, वह हंसा। यह अद्भुत है। जेन ने हताशा में फुफकारते हुए आगे की ओर झुकी जैसे वह उछलने की तैयारी कर रही हो। मत घबराओ प्रिय, एरो ने सांत्वना भरे लहजे में उसके कंधे पर अपना हल्का सा हाथ रखते हुए कहा। वो हम सबको हैरान कर देती है। जेन का ऊपरी होंठ उसके दांतों के पीछे मुड़ गया और वह मुझे घूरती रही। हाँ हाँ हाँ, एरो फिर से हंसा। तुम बहुत बहादुर हो एडवर्ड, चुपचाप सहने के लिए। मैंने जेन से एक बार ऐसा करने के लिए कहा था, बस जिज्ञासा से। उसने प्रशंसा में अपना सिर हिलाया। एडवर्ड ने घृणा से देखा। तो अब हम तुम्हारे साथ क्या करें? एरो ने आह भरते हुए कहा। एडवर्ड और एलिस सख्त हो गए। ये वही हिस्सा था जिसका वे इंतजार कर रहे थे। मैं कांपने लगा। मुझे नहीं लगता कि आपने अपना मन बदल लिया है, एरो ने एडवर्ड से उम्मीद से पूछा। आपकी प्रतिभा हमारी छोटी सी कंपनी के लिए एक बेहतरीन योगदान होगी। एडवर्ड हिचकिचाया। मैंने अपनी आंख के कोने से देखा कि फेलिक्स और जेन दोनों मुंह बना रहे थे। एडवर्ड बोलने से पहले हर शब्द को तौलता हुआ लग रहा था। नहीं, बल्कि नहीं, एलिस, एरो ने अभी भी आशा भरी नजरों से पूछा। क्या तुम हमारे साथ जुड़ने में दिलचस्पी रखोगी? नहीं, धन्यवाद, एलिस ने कहा। और तुम, बेला? एरो ने अपनी भौहें उठाईं। एडवर्ड ने मेरे कानों में धीमी आवाज में फुसफुसाया। मैं एरो को घूरता रहा। क्या वह मजाक कर रहा था या वह सचमुच मुझसे पूछ रहा था कि क्या मैं रात के खाने के लिए रुकना चाहता हूँ? ये सफेद बालों वाला कयस था जिसने चुप्पी तोड़ी। क्या? उसने एरो से पूछा। उसकी आवाज, हालांकि फुसफुसाहट से अधिक नहीं थी, सपाट थी। कयस, निश्चित रूप से आप संभावना देख रहे हैं, एरो ने उसे प्यार से डांटा। जब से हमने जेन और एलेक्स को पाया है, तब से मैंने इतनी होनहार प्रतिभा नहीं देखी है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जब वो हम में से एक होगी तो क्या संभावनाएं होंगी? कयस ने तीखे भाव से दूसरी ओर देखा। इस तुलना पर जेन की आंखों में आक्रोश की चमक आ गई। एडवर्ड मेरे बगल में गुस्से से भर गया। मैं उसके सीने में गड़गड़ाहट सुन सकता था, जो एक गुर्राहट की ओर बढ़ रही थी। मैं उसके गुस्से को उसे चोट पहुंचाने नहीं दे सकता था। नहीं, धन्यवाद, मैंने फुसफुसाते हुए कहा, मेरी आवाज डर के मारे टूट रही थी। एरो ने आह भरी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कितनी बर्बादी है। एडवर्ड फुसफुसाया। मिलो या मरो, बस इतना ही। जब हमें इस कमरे में लाया गया था, तो मुझे भी यही अंदेशा था। तुम्हारे कानून इतने ही हैं। उसकी आवाज का लहजा मुझे हैरान कर गया। वो गुस्से में लग रहा था, लेकिन उसकी आवाज में कुछ ऐसा था मानो उसने अपने शब्दों को बहुत सावधानी से चुना हो। बिल्कुल नहीं, एरो ने आश्चर्यचकित होकर पलकें झपकाईं। हम पहले से ही यहाँ इकट्ठे हुए थे, एडवर्ड, हेदी की वापसी का इंतजार कर रहे थे। तुम्हारे लिए नहीं, एरो, कयस ने फुसफुसाते हुए कहा। कानून उन पर दावा करता है।
एडवर्ड ने कयस को घूर कर देखा। ऐसा कैसे? उसने पूछा। उसे पता था कि कयस क्या सोच रहा था, लेकिन वो उसे जोर से बोलने पर मजबूर करने के लिए दृढ़ था। कयस ने मेरी तरफ एक पतली उंगली उठाई। वो बहुत कुछ जानती है। तुमने हमारे रहस्यों को उजागर कर दिया है। उसकी आवाज़ कागज़ की तरह पतली थी, बिल्कुल उसकी त्वचा की तरह। यहाँ भी कुछ लोग तुम्हारी नौटंकी में शामिल हैं, एडवर्ड ने उसे याद दिलाया, और मुझे नीचे बैठी सुंदर रिसेप्शनिस्ट का ख्याल आया। कयस के चेहरे पर एक नया भाव उभर आया। क्या यह मुस्कुराहट होनी चाहिए थी? हाँ, उसने सहमति जताई। लेकिन जब वे हमारे लिए उपयोगी नहीं रहेंगे तो वे हमें सहारा देंगे। ये तुम्हारी योजना नहीं है। अगर वो हमारे रहस्यों को उजागर करती है तो क्या तुम उसे नष्ट करने के लिए तैयार हो? मुझे नहीं लगता, उसने उपहास किया। मैं नहीं करूँगा, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। कयस ने मुझे ठंडी निगाह से चुप करा दिया। और नहीं, तुम उसे हम में से एक बनाने का इरादा रखते हो, कयस ने आगे कहा। इसलिए वो एक कमज़ोर व्यक्ति है। हालांकि यह सच है, इसके लिए केवल उसकी जान ही जब्त की जा सकती है। तुम चाहो तो यहाँ से जा सकते हो। एडवर्ड ने अपने दांत निकाले। मैंने भी यही सोचा था, कयस ने खुशी से कहा। फेलिक्स उत्सुकता से आगे झुका। जब तक, इरो ने बीच में टोकते हुए कहा। वह बातचीत के तरीके से नाखुश लग रहा था। जब तक कि आप उसे अमरता देने का इरादा नहीं रखते। एडवर्ड ने अपने होंठ भींचे, एक पल के लिए हिचकिचाते हुए जवाब दिया। और अगर मैं ऐसा करूं? इरो फिर से खुश होकर मुस्कुराया। क्यों? तब तुम घर जाकर मेरे दोस्त कार्लिसले को मेरा अभिवादन देने के लिए स्वतंत्र होगे। उसकी अभिव्यक्ति और भी संकोची हो गई। लेकिन मुझे डर है कि तुम्हें ये बात सच माननी पड़ेगी। इरो ने अपना हाथ उसके सामने उठाया। कयस, जो गुस्से से भौंकने लगा था, शांत हो गया। एडवर्ड के होंठ एक भयंकर रेखा में कस गए। उसने मेरी आंखों में देखा और मैंने भी उसे देखा। सच कहो, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। कृपया, क्या ये वाकई इतना घिनौना विचार था? क्या वह मुझे बदलने के बजाय मरना पसंद करेगा? मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पेट पर लात मारी गई हो। एडवर्ड ने पीड़ा भरे भाव से मेरी ओर देखा। और फिर एलिस हमसे दूर चली गई, इरो की तरफ आगे बढ़ी। हम उसे देखने के लिए मुड़े। उसका हाथ भी उसके हाथ की तरह उठा हुआ था। उसने कुछ नहीं कहा, और एरो ने अपने चिंतित गार्ड को इशारा किया क्योंकि वे उसके पास आने से रोकने के लिए आगे बढ़े। एरो ने उसे आधे रास्ते में देखा और उसकी आंखों में उत्सुकता, अधिग्रहण की चमक के साथ उसका हाथ थाम लिया। उसने अपना सिर उनके स्पर्श करने वाले हाथों पर झुकाया। उसकी आंखें बंद हो गईं क्योंकि वह ध्यान केंद्रित कर रहा था। एलिस निश्चल थी, उसका चेहरा भावशून्य था। मैंने एडवर्ड के दांत आपस में टकराते हुए सुने। कोई भी हिलता डुलता नहीं था। एरो एलिस के हाथ पर जम गया था। सेकंड बीतते गए और मैं और अधिक तनावग्रस्त होता गया। सोचता रहा कि कितना समय बीत जाएगा इससे पहले कि यह बहुत अधिक समय हो जाए। इससे पहले कि इसका मतलब हो कि कुछ गलत था जो पहले से कहीं अधिक गलत था। एक और पीड़ादायक क्षण बीता और फिर एरो की आवाज ने सन्नाटा तोड़ा। हा हा हा, वह हंसा। उसका सिर अभी भी आगे झुका हुआ था। उसने धीरे से ऊपर देखा, उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। वह आकर्षक था। एलिस ने सूखी मुस्कान के साथ कहा, मुझे खुशी है कि तुम्हें ये पसंद आया। जो चीज़ें तुमने देखी हैं, उन्हें देखना, खास तौर पर वे जो अभी तक नहीं हुई हैं। उसने आश्चर्य से अपना सिर हिलाया। लेकिन ऐसा होगा, उसने शांत स्वर में उसे याद दिलाया। हाँ हाँ, ये काफी निर्धारित है। निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं है। कयस बुरी तरह निराश दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह फेलिक्स और जेन के साथ भी यही महसूस कर रहा था। एरो, कयस ने शिकायत की। प्रिय कयस, एरो मुस्कुराया। चिंता मत करो, संभावनाओं के बारे में सोचो। वे आज हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन हम हमेशा भविष्य की उम्मीद कर सकते हैं। कल्पना करो कि छोटी एलिस अकेले हमारे छोटे से घर में कितनी खुशी लाएगी। इसके अलावा, मैं ये देखने के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि बेला कैसी बनती है। एरो आश्वस्त लग रहा था।
क्या उसे एहसास नहीं था कि एलिस के दर्शन कितने व्यक्तिपरक थे, कि वो आज मुझे बदलने का मन बना सकती है और फिर कल उसे बदल सकती है। लाखों छोटे छोटे निर्णय, उसके निर्णय और बहुत से अन्य लोगों के भी एडवर्ड के निर्णय उसके मार्ग को बदल सकते हैं और उसके साथ ही भविष्य को भी। और क्या ये वाकई मायने रखता है कि एलिस तैयार थी? क्या इससे कोई फर्क पड़ता अगर मैं पिशाच बन जाती, जबकि एडवर्ड को यह विचार इतना घिनौना लगता था? क्या मौत उसके लिए मेरे हमेशा साथ रहने से बेहतर विकल्प थी? एक अमर झुंझलाहट। मैं जितना भयभीत था, मुझे लगा कि मैं अवसाद में डूब रहा हूँ, उसमें डूब रहा हूँ। तो अब हम जाने के लिए स्वतंत्र हैं? एडवर्ड ने शांत स्वर में पूछा। हाँ हाँ, एरो ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, लेकिन कृपया फिर से आएं। ये बिल्कुल रोमांचक रहा है। और हम भी तुमसे मिलने आएंगे, कयस ने वादा किया। उसकी आंखें अचानक छिपकली की भारी पलकों की तरह आधी बंद हो गईं। ये सुनिश्चित करने के लिए कि तुम अपनी बात पर कायम रहो। अगर मैं तुम होता, तो मैं ज्यादा देर नहीं करता। हम दूसरा मौका नहीं देते। एडवर्ड का जबड़ा कस गया, लेकिन उसने एक बार सिर हिलाया। कयस मुस्कुराया और वापस वहीं चला गया जहां मार्कस अभी भी बैठा था, बिना हिले डुले और बिना किसी रुचि के। फेलिक्स ने कराहते हुए कहा। आह, फेलिक्स, एरो ने मुस्कुराते हुए कहा, हेडी किसी भी समय यहाँ आ जाएगी। धैर्य रखें। एडवर्ड की आवाज में एक नयापन था। ऐसी स्थिति में शायद हमें जल्दी ही चले जाना चाहिए। हाँ, एरो ने सहमति जताई। यह एक अच्छा विचार है। दुर्घटनाएं होती रहती हैं। कृपया अंधेरा होने तक नीचे प्रतीक्षा करें। फिर भी, अगर आपको कोई आपत्ति न हो। बेशक, एडवर्ड ने सहमति जताई, जबकि मैं भागने से पहले एक दिन तक इंतजार करने के विचार से घबरा रही थी। और यहाँ एरो ने एक उंगली से फेलिक्स की ओर इशारा करते हुए कहा। फेलिक्स तुरंत आगे आया और एरो ने विशाल पिशाच द्वारा पहने गए भूरे रंग के लबादे को उसके कंधों से खींचकर उतार दिया। उसने उसे एडवर्ड की ओर फेंक दिया। ये लो, तुम थोड़े विशिष्ट हो। एडवर्ड ने लंबा लबादा पहन लिया, लेकिन हुड खुला ही छोड़ दिया। एरो ने आह भरी, ये तुम्हें सूट करता है। एडवर्ड ने ठहाका लगाया, लेकिन अचानक ही अपनी बात रोक दी, अपने कंधे पर नजर डाली। धन्यवाद, एरो। हम नीचे इंतजार करेंगे। अलविदा, युवा मित्रों, एरो ने कहा। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह उसी दिशा में देख रहा था। चलो चलें, एडवर्ड ने कहा, अब यह जरूरी है। डेमेट्री ने इशारा किया कि हमें पीछे आना चाहिए, और फिर उसी रास्ते से चलना चाहिए जिस रास्ते से हम आए थे, जो देखने में एकमात्र निकास था। एडवर्ड ने मुझे तेजी से अपने पास खींच लिया। एलिस मेरे दूसरी तरफ खड़ी थी, उसका चेहरा कठोर था। इतनी तेजी से नहीं, वह बुदबुदाए। मैं उसे घूरता रहा, भयभीत, लेकिन वह केवल उदास लग रही थी। तभी मैंने पहली बार एंटीचेम्बर से आती हुई तेज, कर्कश आवाजों की बड़बड़ाहट सुनी। ये तो असामान्य बात है, एक आदमी की कर्कश आवाज गूंजी। बहुत मध्ययुगीन, एक अप्रिय तीखी, महिला आवाज ने जवाब दिया। एक बड़ी भीड़ छोटे से दरवाजे से अंदर आ रही थी, जो छोटे पत्थर के कमरे को भर रही थी। डेमेट्री ने हमें जगह बनाने का इशारा किया। हम ठंडी दीवार से सटकर खड़े हो गए ताकि उन्हें जाने दिया जा सके। सामने बैठे जोड़े, जो सुनने में अमेरिकी लग रहे थे, मूल्यांकन भरी निगाहों से अपने चारों ओर देख रहे थे। स्वागत है, अतिथियों। वोल्टेरा में आपका स्वागत है। मैं बड़े बुर्ज वाले कमरे से एरो को गाते हुए सुन सकता था। बाकी लोग, शायद 40 या उससे ज्यादा, जोड़े के बाद अंदर आए। कुछ ने पर्यटकों की तरह सेटिंग का अध्ययन किया, कुछ ने तस्वीरें भी खींची। दूसरे लोग भ्रमित दिख रहे थे, जैसे कि जिस कहानी ने उन्हें इस कमरे में पहुंचाया था, वह अब समझ में नहीं आ रही थी। मैंने एक छोटी, सांवली महिला को विशेष रूप से देखा। उसके गले में एक माला थी और उसने एक हाथ में क्रॉस को कसकर पकड़ रखा था। वह दूसरों की तुलना में ज्यादा धीरे धीरे चल रही थी, कभी कभी किसी को छू रही थी और किसी अपरिचित भाषा में सवाल पूछ रही थी। कोई भी उसे समझ नहीं पा रहा था और उसकी आवाज और भी ज्यादा घबराई हुई हो गई थी। एडवर्ड ने मेरा चेहरा अपनी छाती से सटा लिया,
लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं पहले ही समझ चुकी थी। जैसे ही थोड़ा सा भी ब्रेक दिखाई दिया, एडवर्ड ने मुझे तेजी से दरवाजे की ओर धकेल दिया। मैं अपने चेहरे पर भयभीत भाव महसूस कर सकता था और मेरी आंखों में आंसू बहने लगे थे। अलंकृत सुनहरा गलियारा शांत और खाली था, सिवाय एक खूबसूरत मूर्ति जैसी महिला के। वो हमें, खास तौर पर मुझे, उत्सुकता से देख रही थी। घर में आपका स्वागत है, हेडी, डेमेट्री ने हमारे पीछे से उसका अभिवादन किया। हेडी ने बेपरवाही से मुस्कुराया। उसने मुझे रोज़ली की याद दिलाई, हालांकि वे दोनों एक जैसी नहीं दिखती थी, बस उसकी खूबसूरती भी असाधारण, अविस्मरणीय थी। मैं नजरें नहीं हटा पा रहा था। उसने अपनी खूबसूरती को और भी निखारने के लिए कपड़े पहने थे। उसकी आश्चर्यजनक रूप से लंबी टांगें, जो चड्डी से काली हो गई थीं, सबसे छोटी मिनिस्कर्ट से उजागर हो रही थीं। उसका टॉप लंबी आस्तीन और ऊंची गर्दन वाला था, लेकिन बेहद टाइट फिटिंग वाला था और लाल विनाइल से बना था। उसके लंबे महोगनी बाल चमकदार थे और उसकी आंखें बैंगनी रंग की सबसे अजीब छाया थीं, एक ऐसा रंग जो लाल आइरिस पर नीले रंग के संपर्कों से उत्पन्न हो सकता है। डेमेट्री, उसने रेशमी आवाज में जवाब दिया। उसकी आंखें मेरे चेहरे और एडवर्ड के ग्रे लबादे के बीच झिलमिला रही थीं। बहुत बढ़िया मछली पकड़ना, डेमेट्री ने उसकी प्रशंसा की, और मुझे अचानक समझ में आया कि उसने जो पोशाक पहनी थी, वह ध्यान खींचने वाली थी। वह न केवल मछुआरी थी, बल्कि चारा भी थी। धन्यवाद, उसने एक शानदार मुस्कान बिखेरी। क्या तुम नहीं आ रहे हो? 1 मिनट में, मेरे लिए कुछ बचाकर रखना। हेडी ने सिर हिलाया और आखिरी बार मेरी ओर उत्सुकता भरी नज़र डालते हुए दरवाजे से बाहर निकल गई। एडवर्ड ने इतनी तेज गति से दौड़ लगाई कि मुझे उसके साथ चलने के लिए दौड़ना पड़ा। लेकिन हम अभी भी गलियारे के अंत में बने अलंकृत दरवाजे से बाहर नहीं निकल पाए थे कि चीख पुकार शुरू हो गई।